नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे कि कैसे भाषाई राज्यों का गठन हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसका विरोध हो रहा था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या पक्ष था नेहरू का, क्या पक्ष था उनके साथियों का, और उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को हार्ट अटैक क्यों आया इसी मुद्दे के कारण। और उसके अलावा जो फजली कमीशन पहला बना, फजली अली कमीशन, उस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, उसको नेहरू सरकार ने क्यों नहीं स्वीकार किया। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले आपको ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई इसकी पहले आम चुनाव के बाद। पहले आम चुनाव के बाद जो राज्यों में सरकारें चुनी गई थी उसमें मद्रास स्टेट, जिसमें दक्षिण का पूरा इलाका आता था, मद्रास स्टेट में जिसके चीफ मिनिस्टर थे सी राजगोपालाचारी, उनके और टी प्रकाशम जो आंध्र प्रदेश के नेता, तेलुगु नेता थे, आंध्र प्रदेश तो उस समय बना नहीं था, तेलुगु नेता थे जिनको आंध्र केसरी के नाम से पुकारा जाता था, बड़े लोकप्रिय नेता थे। उनके और राजा जी के बीच में ठन गई। उसकी वजह से समस्या होने लगी और ये जो लड़ाई शुरू हुई वो तमिल बनाम तेलुगु भाषी लोगों में बदल गई और अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की मांग उठने लगी। और दूसरे तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामुलु, बड़े लोकप्रिय नेता थे, ये आमरण अनशन पर बैठ गए कि तेलुगु भाषी राज्य अलग बनाया जाए और आंध्र प्रदेश। नेहरू ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस तरह के ब्लैकमेल में, दबाव में नहीं आएंगे और भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, इस मांग को नहीं मानेंगे। वो आमरण अनशन पर बैठे रहे, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा कितने दिन रहे, लेकिन आमरण अनशन पर ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, तेलुगु भाषी हिस्से में आगजनी, दंगा, मारकाट सब कुछ शुरू हो गया। इस परिस्थिति को देखते हुए नेहरू को झुकना पड़ा और वो तैयार हो गए आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने के लिए। जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनने का फैसला हो गया तो फिर कन्नड़ भाषियों ने मांग शुरू की कि कन्नड़ भाषियों का अलग राज्य कर्नाटक बने। अब ये मांग धीरे धीरे भाषाई राज्यों यानी भाषा पर आधारित राज्य यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट की मांग बढ़ने लगी। नेहरू और उनके कैबिनेट के साथियों ने, जिनको कांग्रेस हाई कमान कहा जाता था, 4-5 मंत्री थे, उसमें गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, उसमें मौलाना आज़ाद थे, कृष्ण मेनन थे, मतलब इस तरह के सीनियर 3-4 मिनिस्टर्स थे जो हाई कमान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने तय किया कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग को किसी हालत में स्वीकार नहीं करना है। लेकिन इसी बीच में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू बेलगाम गए, उनको काले झंडे दिखाए गए, विरोध हुआ भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग के आंदोलनकारियों द्वारा। नेहरू को लगा कि उनकी जो इमेज है, जो छवि है एक सर्वोच्च नेता की, वो धूमिल हो रही है, उनकी उस लोकप्रियता पर आंच आ रही है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज फजली अली के नेतृत्व में एक कमीशन बना। 3 सदस्यों का कमीशन था, जिसके बाकी 2 सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, उसके अलावा के.एम. पनिक्कर। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू पहले तैयार नहीं थे। उन्होंने आयोग का सदस्य बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उनसे आश्वासन लिया कि ये जो रिकमेंडेशन होगी कमीशन की, उसको अवार्ड के रूप में स्वीकार किया जाएगा, सरकार उसमें कोई हिला हवाली नहीं करेगी। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन हुआ। सितंबर 1955 में इस आयोग की सिफारिशें आई, इस रिकमेंडेशंस आई। जब रिकमेंडेशंस आई, इस आयोग ने वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूले को, सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया और सुझाव दिया कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके अलावा कई तरह के रिकमेंडेशंस थी, लेकिन ये राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होगा, जो पहली रिकमेंडेशन थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसको अवार्ड के रूप में, यानी सीधे जो एक रिकमेंडेशंस थी पूरी की पूरी न मानने का फैसला किया और तय किया कि अपना व्यू बनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत से मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि आप घोषणा कर दीजिए कि सरकार इसके आधार पर अपना मंतव्य बनाएगी, अपना निष्कर्ष निकालेगी, उसके बाद जो है
तय करेगी कानून क्या होगा। फिर उन्होंने अपने मित्र कृष्ण मेनन से सलाह ली। कृष्ण मेनन ने कहा कि इस रिपोर्ट को आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, इस पर कुछ मत कीजिए। जो राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस पार्टी में दो धड़े थे। राष्ट्रवादी मतलब इसका ये मतलब नहीं जो दूसरे थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवाद के प्रति जो निष्ठा रखने वाले लोग थे, जिनका राष्ट्र के बारे में जिनकी सोच अलग थी, उन लोगों का मानना था कि जवाहरलाल नेहरू को इस कमीशन की रिकमेंडेशन मान लेनी चाहिए, इससे देश बच जाएगा। उन लोगों का कहना था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बने तो ये देश के विखंडन का जो है ज़रिया बन सकता है। धीरे धीरे ये जो है सब नेशनैलिटीज़ बन जाएंगी और उनके फिर देश से अलग होने की मांग होने लगेगी। इसलिए वो भाषाई राज्यों का विरोध कर रहे थे। अब आप देखिए, इस आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से अवार्ड के रूप में न मानने के सबके अलग अलग कारण थे, या मानने के अलग अलग कारण थे। नेहरू को इस अवार्ड में सबसे परेशानी की बात ये लगी कि इसमें हैदराबाद के डिवीज़न की विभाजन की बात थी। उनका मानना था कि हैदराबाद एक कंपोजिट स्टेट है, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, जबकि गोविंद वल्लभ पंत को लग रहा था कि ये अच्छा हो रहा है, जो मुस्लिम फोकस है हैदराबाद का, इसके बंटवारे से वो फोकस हट जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया और कहा कि सरकार इस आयोग की सारी सिफारिशों को नहीं मानेगी, उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर अपनी राय बनाएगी, उसके बाद संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राष्ट्रवादी जो तबका था उसका मानना था कि कंपोजिट स्टेट ही कंपोजिट यूनियन का आधार बन सकता है, उससे केंद्र मजबूत होगा, उससे देश मजबूत होगा, उससे देश के विभाजन की आशंकाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तरह तरह के सुझाव आने लगे। चित्तरंजन दास ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चित्तरंजन दास ने कहा, नेहरू जी से कहा कि इस रिपोर्ट को 25 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। फिर उन्होंने और बिहार के मुख्यमंत्री ने एक पेशकश की कि दोनों राज्यों को मिला दिया जाए, एक कंपोजिट स्टेट बन जाए, जिससे ये भाषाई आधार पर जो हल्ला हंगामा हो रहा है राज्य बनाने का, वो मामला थोड़ा दब जाए। इसके अलावा कुछ और राज्यों के विलय का प्रस्ताव आने लगा। एक प्रस्ताव ये भी आया कि पूरे देश को 5 या 6 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाए। सबकी बातें सुनने के बाद नेहरू ने लोगों को शांत कराने के लिए कहा कि डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता जिसको बदला न जा सके। इसी बीच ये सब चल रहा था। इसी बीच में बॉम्बे स्टेट से, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र आज के हैं, दोनों थे, बॉम्बे स्टेट में, वहाँ से मांग उठी अलग गुजरात राज्य की और अलग महाराष्ट्र राज्य की। CD देशमुख, जो समय नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र अलग राज्य बनना चाहिए। महाराष्ट्र अलग राज्य बनाने की बात हुई और जब बात उनकी नहीं मानी जा रही थी तो प्रोटेस्ट में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो एक किताब का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, दुर्गा दास की। बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, और वो मुझे लगता है कि भारत के शायद अकेले पत्रकार थे जिनकी नेहरू कैबिनेट के ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स थे वो उनसे इतने निजी संबंध थे और जवाहरलाल नेहरू के पास भी वो किसी भी समय जा सकते थे। जब बॉम्बे स्टेट के बंटवारे की बात आई तो उनको गोविंद वल्लभ पंत ने बॉम्बे भेजा। आज मुंबई हो गया है, वो बॉम्बे स्टेट उस समय था। बॉम्बे भेजा ये पता करने के लिए कि लोगों का मानस क्या है, क्या चाहते हैं। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट को उनको पेश करने के लिए कहा गया नेहरू कैबिनेट की जो कोर कमेटी थी उसमें। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रदेश का बंटवारा ना हो, और अगर बंटवारा करना पड़े तो महाराष्ट्र एक राज्य बने, गुजरात एक राज्य बने और बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब देखिए किस किस तरह के सुझाव आ रहे थे। कृष्ण मेनन का सुझाव था कि भाषाई राज्य नहीं बनना चाहिए। अगर भाषाई राज्य आपने बनाया, नेहरू से उन्होंने कहा, तो देश टूट जाएगा। और फिर उनका दूसरा सुझाव था कि अगर आपको बनाना ही है राज्य तो 50 राज्य बना दीजिए, जैसे इंग्लैंड में काउंटीज़ हैं उस तरह से 50 राज्य बना दीजिए, और इन 50 राज्यों की व्यवस्था ऐसी हो कि इसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी, ये सब भारत सरकार के पास हो और बाकी सब राज्यों के पास हो। टैक्स के मामले में उन्होंने कहा या तो राज्य टैक्स कलेक्ट करें और केंद्र को
कुछ हिस्सा दे, या केंद्र सारा टैक्स कलेक्ट करे, राज्यों को आबादी के अनुसार उनका हिस्सा दे। हालांकि ये सब इनमें से कोई रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। अब जब भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की बात हो रही थी, उस समय भाषा का सवाल आया। हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा बनाने का सवाल आया। इस मुद्दे पर फिर मतभेद सामने आए नेहरू सरकार के। चित्तरंजन दास, जो इससे पहले हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि स्कूलों में हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाए, जिसकी वजह से दक्षिण में उनका विरोध हुआ, वो अचानक उन्होंने कहा कि हिंदी को संपर्क भाषा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब कहते ये है, दुर्गादास ने अपनी किताब में लिखा है कि वो इसलिए उन्होंने ये स्टैंड जो बदला वो नेहरू से नाराज़गी के कारण। नाराज़गी उनकी ये थी, वो चाहते थे कि नेहरू उनको भारत सरकार का एनवॉय एट लार्ज बना दे, लेकिन नेहरू जी को लगता था कि ये काम अनौपचारिक रूप से डॉक्टर राधाकृष्णन ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इसलिए उनको बनाने से मना कर दिया। उनकी नाराज़गी का ये कारण बताया जाता है। नेहरू, पंत और आज़ाद ये तीनों चाहते थे कि हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के मुद्दे पर कोई समझौता ना किया जाए। ये मानस बन ही रहा था कि एक नया विवाद सामने आ गया। नया विवाद ये आया कि कैबिनेट की बैठक में उर्दू का मुद्दा उठ गया। तो राजकीय भाषा के मुद्दे पर बने स्टैट्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उर्दू को लेकर कैबिनेट में विवाद छिड़ गया। नेहरू का कहना था कि उर्दू दिल्ली के लोगों की भाषा है, इसलिए उर्दू को दिल्ली की स्टेट लैंग्वेज बना देना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत का कहना था कि ये बिल्कुल गलत बात है। जो रिपोर्ट है, उसके सेंसस की रिपोर्ट है, उसके अलावा भाषा आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दिल्ली के केवल 6% लोगों ने कहा है, स्वीकार किया है कि उर्दू उनकी भाषा है। तो ऐसे में उर्दू को दिल्ली की जो है राजकीय भाषा नहीं बनाया जा सकता। अब लेकिन इस पर नेहरू जी कुछ देर और अड़े। उन्होंने कहा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाए, जिसके तहत ये तय हो कि कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में उर्दू का इस्तेमाल किया जाएगा। पंत ने इसका ज़ोरदार विरोध किया। गोविंद वल्लभ पंत ने, मुझे लगता है कि सरदार पटेल के बाद गोविंद वल्लभ पंत ही ऐसे थे जो कैबिनेट में नेहरू जी की कई बातों का विरोध करते थे, जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी सोच लेकर चलते थे, जिन्होंने ज़्यादातर मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार वो चुप भी रहे नेहरू के सामने, क्योंकि नेहरू की बहुत इज्जत करते थे। इसलिए नहीं कि नेहरू सही थे, नेहरू के सही नहीं होने पर भी वो चुप रहे। इस बात का जिक्र कृष्ण मेनन ने भी किया। कृष्ण मेनन ने कहा पंत से एक बार कि मैं अगर कई मामलों पर अड़ जाता तो फैसला दूसरी तरह से करवा सकता था जवाहरलाल नेहरू से। तो उन्होंने पूछा पंत जी ने कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोगों का एक स्वभाव है कि जिसका सम्मान करते हैं उसके सामने देर तक अड़ते नहीं हैं, थोड़े समय बाद उसकी बात मान लेते हैं। यही गलती मुझसे हुई। तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि अगर उर्दू को, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये तय कर दिया जाएगा कि उर्दू का राजकीय इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाए, वो एक तरह से कम्युनल इलेक्ट्रेट बनाने जैसा होगा। आज़ादी से पहले यही किया गया था। तात्कालिक रूप से एक बार के लिए छूट दी गई थी। उस समय भी इसे पहले अस्थायी तौर पर लाया गया था ये कहकर, धीरे धीरे ये स्थायी हो गया। फिर इसी के आधार पर मुस्लिम आरक्षण नौकरियों में और दूसरे मामलों में मिलने लगा, और अंतिम परिणति इसकी हुई देश के बंटवारे के रूप में। तो उन्होंने कहा कि भविष्य की दृष्टि से हमको वो गलती फिर नहीं दोहरानी चाहिए, हमको फिर से एक कम्युनल इलेक्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए। नेहरू इससे सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात थी नेहरू में कि जब देखते थे कि कैबिनेट के बाकी सदस्य उनकी राय से बिल्कुल असहमत हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक अक्सर टिक नहीं पाते थे। वो सरदार पटेल के साथ भी होता था। सरदार पटेल मानने से मना कर देते थे, तो आखिर में नेहरू चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन चुप हो जाते थे। दरअसल हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के 2 और मौके आए थे। पहला मौका था 1961 में, जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हुए थे। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक नोट भेजा, और उसमें उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव पास किया जाए और उसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जाए
कि सभी भारतीय भाषाओं की स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। अब देखिए उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति हो गई हिंदी को। उस समय जो होम सेक्रेटरी थे BN झा, उनका कहना था कि वो चाहते थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को पेश करें, लेकिन पेश किसने किया? इसको पेश किया केरल के पोट्टम थानु पिल्लई ने, और ये प्रस्ताव मंजूर भी हो गया। लेकिन इस प्रस्ताव को नेहरू सरकार ने कभी लागू नहीं किया। और ये प्रस्ताव पास होने से पहले इस प्रस्ताव पर किस तरह की सहमति थी, इसका अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक सदस्य ने इसका विरोध किया, वो थे हुमायूं कबीर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा देवनागरी की बजाय रोमन होना चाहिए स्क्रिप्ट। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सोच थी तत्कालीन शिक्षा मंत्री की। आज जो शिक्षा का कबाड़ा हुआ उसमें इन लोगों का बड़ा योगदान है। इसी सोच के कारण भारतीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाए, ये दिमाग में आने की बात और प्रस्ताव के रूप में इतने बड़े मंच पर रखने के लिए बड़ा दुस्साहस चाहिए। दूसरा मौका था जब संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर गोविंद वल्लभ पंत ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के लिए। उस पर नेहरू जी पूरी तरह से उखड़ गए, वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा ये सब क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हिंदी में साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो हिंदी में नहीं लिखी जा सकती, तो कैसे हिंदी को राजकीय भाषा बनाया जा सकता है? नेहरू जी का इस पूरे दौर में जो व्यवहार रहा, उससे गोविंद वल्लभ पंत को व्यक्तिगत रूप से बहुत ठेस लगी। उनको भावनात्मक और मानसिक रूप से जो धक्का लगा, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। ये कांग्रेस पार्टी में आम चर्चा थी। हालांकि पंत जी ने, जो गृह सचिव थे BN झा, उनसे कहा कि ये भाषा के मुद्दे पर जो तनाव चला, जो इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसके स्ट्रेन की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में आम धारणा थी कि इस मुद्दे पर बैठकों में नेहरू जी का जो रवैया था पंत जी को लेकर, उससे उनको बड़ा धक्का लगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि नेहरू जी सबके सामने उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं थी। बात ये थी कि नेहरू हिंदी विरोधी थे और उनका हिंदू विरोध जब तब सामने आता रहता था। यही कारण है कि आज तक हिंदी राजकीय भाषा नहीं बन पाई अपने देश की। आज जो दक्षिण में सवाल उठ रहा है, एक ऐसा समय था जो मैंने बताया आपको, सारे मुख्यमंत्री, इसमें दक्षिण के राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल थे, किसी को हिंदी के राजकीय भाषा बनने, देवनागरी को सभी भारतीय भाषाओं की स्क्रिप्ट, सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी होने पर कोई एतराज़ नहीं था। आप सोचिए कि अगर ये प्रस्ताव जो पास हुआ था वो लागू हो गया होता तो कितना बड़ा परिवर्तन आता। अलग अलग भारतीय भाषाओं के इंटीग्रेशन का, स्टेट्स के इंटीग्रेशन का, हमारे आप के लिए दूसरी भाषाएं सीखना कितना आसान हो जाता। उस समय भी कृष्ण मेनन का कहना था कि ये उनका सुझाव था 3 लैंग्वेज फार्मूला का, कि एक जो जिस राज्य की भाषा है उस राज्य की भाषा में पढ़ाई हो बच्चों की, दूसरा हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी कंपलसरी हो। इसको भी लागू नहीं किया गया। इसको अब नरेंद्र मोदी की सरकार लागू करने जा रही है। तो इससे जो ये बातें होती है ना, कि ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश में जो हो रहा है, उससे पहले की सरकारों ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। बात यह है कि उससे पहले की सरकारें जो कर सकती थी नहीं किया, वो आज करना पड़ रहा है 72, 74, 75 साल बाद। मुद्दा इस बात का है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर ये प्रस्ताव जो पास हुआ था वो लागू हो गया होता तो आज ये शिक्षा नीति में इसको कहने की और करने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो देश के हित में ऐसे बहुत से फैसले थे जो फैसले हुए, लागू नहीं हुए, या फैसले हुए ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश को चलाया गया।
तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।